हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ वीपी सिंह। तो दोस्तों, हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे गति के नियम। तो आज में उसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो हमारी हेडिंग आती है आज की, न्यूटन के गति के नियम। क्या दोस्तों? न्यूटन के गति के नियम। ठीक है दोस्तों, अब इसके न्यूटन ने गति के संबंधित 3 नियम दिए हैं, जिसके बारे में आपको बारी बारी से तीनों नियम के बारे में बताऊंगा और इस टाइप से बताऊंगा कि आपको पूरा से ढंग से दिखाया जाए, पॉइंट पॉइंट आउट करके बताऊंगा। तो देखिए, न्यूटन का फर्स्ट नियम, प्रथम नियम, ये क्या कहता है दोस्तों? नियम दोस्तों, हमने पिछले वाले सेक्शन में पढ़ा था जड़त्व का नियम। जो जड़त्व होता है उससे नियम पढ़ा था। तो जड़त्व क्या कहता है कि कोई ब्रह्मांड में कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहिए, ताकि जब तक उसके उस पर कोई बाह्य बल या कोई बाहरी बल या कोई कुछ एडवांस फोर्स उस पर प्रभाव ना करे, मतलब उस पर इफेक्ट ना करे, उसको छुए ना या उस पर ना डाला जाए। तो उसी से संबंधित हमारा प्रथम नियम भी जड़त्व का नियम, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, जड़त्व का नियम ही है, वही नियम है जड़त्व का नियम। इसी को प्रथम नियम कहते हैं। अब इसको दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे दोस्तों? फर्स्ट लॉ कहलाता है ये दोस्तों हमारा, FIRST लॉ, फर्स्ट लॉ। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो वो तो क्या है दोस्तों? बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान रेखीय गति कर रही है तो वह रेखीय गति ही करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। सेम टू सेम दोस्तों जड़त्व का नियम जो है वही इसमें लगा दिया है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, जब तक कोई वस्तु किसी ब्रह्मांड में कहीं भी पूरे जगह पे बाह्य बल के अनुपस्थिति में कोई स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी, और एक समान रेखीय गति करती हुई वस्तु गतिमान ही रहती है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बात आती है एग्जाम्पल में। तो इसके आपके सामने भी कई एग्जाम्पल होंगे, मतलब आप भी बैठे हैं तो जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आपको अपने खड़े नहीं कर सकता, या फिर एक जब निर्जीव चीज़ का एग्जाम्पल है तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसकी ये है। अब इस पर जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, जैसे इसे भी बाह्य बल आरोपित किया तो ये आगे हो गया, इधर को आरोपित किया तो इधर की तरफ हो गया, इधर को किया तो इधर की तरफ हो गया। मतलब जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तब तक ये अपनी जो चेंज यहाँ पे स्थिति है इसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसी से संबंधित हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों। वो यह है कि मेज पर रखी हुई वस्तु तब तक उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाहर से वर्क ना लगाया जाए। या फिर ये मार्कर है, ये यहाँ पे इस हाथ पे इसी पे रहेगा जब तक कि ये तो हाथ ना हिले, ना इस पर इस मार्कर पर कोई दूसरी बाह्य बल आरोपित किया जाए, तब तक ये इसी कंडीशन में रहेगा। समझ चुके होंगे दोस्तों आप। अब आते हैं दोस्तों सेकंड लॉ। व्हाट इज द मीन ऑफ सेकंड लॉ? सबसे इम्पोर्टेंट नियम है भैया दोस्तों ये। और ऐसा है दोस्तों कि इस जो सेकंड लॉ होता है हमारा, उससे संबंधित एक बात यह है कि हमें अक्सर पेपर में आती रहती है कि न्यूटन के 3 नियम में से ऐसा कौन सा नियम है जिससे कि अन्य 2 नियम भी प्राप्त हो सकते हैं। वो है दोस्तों हमारा सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो दोस्तों ये को नियम क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर दोस्तों हम जानते हैं, और संवेग में परिवर्तन की दर दे रहा है, अर्थात समय के सापेक्ष बोलेगा ये तो समय बाई में आएगा। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? संवेग परिवर्तन की दर प्रोपोर्शनल किसके? बल के अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें आरोपित बल है उसके अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। अब देखिए,
संवेग परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, संवेग क्या होता है पहले देखिए, संवेग क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी होता है दोस्तों हमारा। अब एम बी में परिवर्तन की दर अर्थात डेल्टा पी का टी के सापेक्ष समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा दोस्तों, इसलिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल, बल को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली चीज देखिए डेल्टा पी, इसको हम लिख सकते हैं एम बी। अब देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु का वही रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है, एक बार को उसकी गति चेंज हो सकती है, इसीलिए एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के एफ। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा के है ये एक नियतांक है, अनुक्रमणानुपाती नियतांक का कार्य कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों एम डेल्टा वी का मतलब वी माइनस यू अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। अब दोस्तों आप कहेंगे के कहाँ गया, के एक अनुक्रमणानुपाती नियतांक है, इसका मान प्रयोग द्वारा एक निकाला गया दोस्तों। कितना निकाला गया है, एक निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को देखिए, ये क्या है, आपने त्वरण की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि वेग में परिवर्तन को की दर को त्वरण कहते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात ए इक्वल टू आपने पढ़ा था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर आपने पढ़ा था वी, इसी को इस टाइप से लिख सकते हैं वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, आपने शब्द पढ़ा था। अब वही चीज सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, ये तो ठीक है, इसी को मैं आगे कर रहा हूं, एम ए इक्वल टू एफ, अर्थात इसको इस टाइप से लिख दीजिए एफ इक्वल टू एम ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है दोस्तों, बल बराबर क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान इंटू त्वरण। एक बार मैं आपको फिर से पूरा बताता हूँ दोस्तों, तो वो पूरा आप एक बार फिर से देखिए। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर के अनुक्रमानुपाती होती है, बराबर नहीं होती दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए अनुक्रमानुपाती, अब हम जानते हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से हमने एक कंडीशन ये हमारी बना ली, जो कोई भी डेफिनेशन हो, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी किसी चीज़ की, तो उसमें कुछ पॉइंट इस टाइप से लिखे होते दोस्तों, जिससे कि आपको उससे फॉर्मूला बनाने का अवसर मिलता है। जिसकी इसकी डेफिनेशन क्या थी, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उसके में आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ये डेफिनेशन बन गई संवेग परिवर्तन की दर इज प्रोपोर्शनल टू बल। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है दोस्तों, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पी हमारा संवेग है, संवेग और डेल्टा का मतलब संवेग परिवर्तन हो रहा है, उसकी दर का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर समय के सापेक्ष हो रहा है, इसीलिए डेल्टा टी लगता है। और दोस्तों अगर किसी और चीज़ के सापेक्ष होता है तो उसके जो जिस चीज़ के सापेक्ष होता है उसके लिए उसका जो मान होता है उसके लिए वही यहाँ पे लिखा होता है नीचे, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर समझ जाते हैं कि समय के सापेक्ष दर है, इस प्रोपोर्शनल टू बल को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखिए, हम जानते हैं P इक्वल टू, चूंकि P इक्वल टू एम बी, ठीक है। अब हम जानते हैं डेल्टा पी अर्थात संवेग परिवर्तन हो सकता है, यहाँ पर संवेग परिवर्तनशील संवेग है, तो इसीलिए एम, किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन उसके वेग में चेंज आ सकते हैं, वेग में चेंज हो सकती है, इसलिए एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल का लाएंगे तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है। अनुक्रमानुपाती हमारा नियतांक यहाँ पर के है मान लिया, और एफ जो है एफ लिख लिया। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप एम बी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। हम जानते हैं त्वरण का मान ये है, इसलिए ए इक्वल टू त्वरण इतना ये रख लिया, एम ए इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसको हमने भाषा तौर पर लिख लिया।
ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इतना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके काम आएंगे। तो दोस्तों अगली चीज देखिए, यहाँ दोस्तों आप एक चीज देख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज हमारे निष्कर्ष निकल के आता है यहाँ पे। इसका दोस्तों जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है, इसका एग्जाम्पल होता है ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। एग्जाम्पल, ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट लिखता हूं इसका, तृतीय नियम। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा न्यूटन के गति का तृतीय नियम, अर्थात थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तृतीय नियम, थर्ड लॉ। इसके हिसाब से क्या है, हर क्रिया के विपरीत और बराबर, अर्थात जो भी क्रिया हम करते हैं उसके विपरीत दिशा में और उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है। इसको भाषा रूप में क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रत्येक क्रिया बल के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है। जितना आपने क्रिया की उतनी आपका प्रतिक्रिया बल वापस हो गया। ये इस वाले बल पर पूरी दुनिया चलती है। एक टाइप से आप ये कह सकते हैं, इस वाले बल कई चीज़ों का बेस लगा हुआ, हर चीज़ का बेस यही चीज़ होती है। जब तक आपको प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा तब तक आप अगला वाला ये आपका बल इतना सक्षम नहीं है जो आपको इतना आगे पहुंचा दे। प्रतिक्रिया बल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप कह सकते हैं, जो हमको वापस में जिसे मिलती है जब उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसको मैं लिखा देता हूँ, छोटा सा ही है। तो क्या है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया बल के समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल मिलता है। प्रत्येक क्रिया बल के समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह मिलता है, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे बेटर एग्जांपल है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का चलना। अब वो आप कहेंगे ये आप कैसे कह सकते हैं, तो वही देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है जमीन पर, उसकी एक टांग का बल, ये सिर्फ एक टांग से आपको समझा देता पूरे व्यक्ति का। तो ये टांग का जो सरफेस है यहाँ पर इसके द्वारा बल लगाया जाएगा। ये हमारी ज़मीन है, मान लीजिए भूपर जमीन है, हमारी अर्थ है, इस पर वो F1 बल लगाता है। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, F1 2 पॉइंट बल लगाया उसने। ठीक है दोस्तों, बाई 1 F ऑन 1 ऑन 2 बाई 1, इसने कोई बल लगाया F1 लगाया। ठीक है दोस्तों, अब इस जमीन से जब तक इसको वापस दूसरा F1 में नहीं मिलेगा, मतलब कि F1 इसमें लगाया, तो इसको जब तक F2 बल वापस नहीं मिलेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों।
यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं पे रहेगा, क्योंकि जितना बल हमने लगाया उतना ही बल इसको वापस चाहिए। जब तक इसको वापस नहीं मिलेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। वही चीज़ दोस्तों, अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए तो F1 इजिकल टू माइनस के F2 आता है। क्योंकि दोस्तों माइनस क्यों है, देखिए पहले इस दिशा में लग रहा था, फिर इस दिशा में, अर्थात दिशा चेंज हो गई। अगर हम मान लें कि इसका मान 0 हो जाए, ठीक है, F1 का मान हमने 0 कर दिया तो F2 का मान अपने आप 0 हो जाएगा। अर्थात जब आप आगे नहीं बढ़ोगे, मतलब खड़े रहोगे वहाँ पे, तो आप पर उस मतलब खड़े आपको बढ़ाने के लिए जो बल लग रहा था यहाँ पे F2, आगे बढ़ने के लिए जो जमींदार बल लग रहा था वो वाले, उस वाले बल का मान 0 हो जाएगा, F2 का मान आपके 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में है दोस्तों, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का चलना, या और भी कई सारे हैं, फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उठना। सबसे अच्छा है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का चलना, एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको परेशानी नहीं, इसलिए सिर्फ शॉर्टली रूप में कराता हूँ ताकि आपके लिए इतना हो जाए, सब अच्छा रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों के साथ, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।